हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिड टर्म एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। पूछा गया है कि इमेजिन यू आर लेंचो, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर थॉट्स आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इमेजिन करना है आपको, आप लेंचो हो और आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपने थॉट्स के बारे में जब आपको पैसे रिसीव होते हैं उसके बाद। ठीक है, तो जो आपने चैप्टर पढ़ा है कि लेंचो को जब पैसे रिसीव होते हैं तो पैसे उसको कम मिलते हैं। ठीक है, उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी बट उसको 70 पैसों ही रिसीव होते हैं। तो इसको लेकर के लेंचो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लेंचो जो है सारे इल्ज़ाम वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे लगा देता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुराए होंगे क्योंकि गॉड ने मुझे पूरे पैसे सेंड किए हैं। ठीक है, तो वही करेक्टर आपको इमेजिन करना है कि आप लेंचो हो और आपको फिर डायरी एंट्री लिखनी है इसी को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डियर डायरी लिखनी है। ठीक है, तो डियर डायरी लिखने के बाद फिर आपको आंसर लिखना है। टुडे माई फेथ वॉज ट्रूली टेस्टेड। आज मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है वो टेस्ट किया गया है, मतलब मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को परखा गया है। आई रिसीव्ड द एनवलप गॉड सेंट, और मुझे जो एनवलप रिसीव हुआ है जो गॉड ने भेजा है। एंड वाइल थैंकफुल फॉर द मनी माई हार्ट इज़ फिल्ड विद एंगर एंड कन्फ्यूज़न। मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए जो एनवलप मुझे गॉड ने सेंड किया है, भगवान ने जो मुझे एनवलप यानी लिफाफा मुझे सेंड किया है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो गुस्से से और कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है। द 70 पैसोस आर ऑन द फुल 100 आई नीडेड। क्योंकि वो जो 70 पैसोस मुझे जो मिले हैं वो पूरे 100 पैसोस नहीं है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत थी और मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो इसीलिए मेरा हार्ट काफ़ी, मेरा दिल काफ़ी जो है गुस्से से भरा हुआ है। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पैसे चले कहाँ गए। ठीक है, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ गॉड कुड मेक अ मिस्टेक। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गॉड ये गलती कैसे कर सकता है। मैंने तो गॉड से पूरे 100 पैसोस की डिमांड करी थी बट मुझे 70 पैसों से क्यों मिले हैं। ठीक है, बट अब इसमें लेंचो जो होता है कि लेंचो गॉड पर पूरा विश्वास रखता है, अटूट विश्वास रखता है, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं था कि गॉड बिल्कुल भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज दैट द विकेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। अब इसका एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जब गॉड कोई गलती कर ही नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो विकेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो बुरे, जो दुष्ट है ना, वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो चोर बैठे हुए हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़, उन्हीं लोगों ने मेरे बाकी के बचे हुए पैसे चुरा लिए होंगे। आई एम ग्रेटफुल ऑफ कोर्स बट माई ट्रस्ट इज़ गॉड इज़ अनशेकन। मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, ये निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बट मेरा जो ट्रस्ट है, मेरा जो विश्वास है गॉड में, वो अनशेकन है। अनशेकन मतलब अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अटूट विश्वास है, अडिग विश्वास है। ही विल प्रोवाइड द फुल अमाउंट नेक्स्ट टाइम, और गॉड मुझे पूरे अमाउंट ज़रूर देंगे। ठीक है, आई विल राइट अनदर लेटर परहैप्स इवन मोर इंसिस्टेंटली, और मुझे दोबारा से एक और लेटर लिखना पड़ेगा गॉड के लिए। शायद मुझे और ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा आग्रह करना पड़ेगा। ठीक है, विनती करनी पड़ेगी गॉड से, और मुझे फिर से पूरे अमाउंट दे दिए जाएंगे गॉड की तरफ से। ठीक है, एंड आई विल नेवर लूज़ फेथ इन हिम और हिज डिवाइन जस्टिस। मैं कभी भी उनके ऊपर से, गॉड के ऊपर से मेरा जो विश्वास है उसको कभी नहीं खोऊंगा, ना ही उनके जो जस्टिस है, जो उनका न्याय है, मुझे पता है मुझे गॉड ज़रूर न्याय देंगे। ठीक है, तो उन पर से मैं विश्वास कभी नहीं खोऊंगा, ट्रस्ट कभी नहीं खोऊंगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है योर्स फेथफुली लेंचो। तो ये डायरी एंट्री लिखनी थी आपको। लेंचो आपको एक करेक्टर दिया जाता है, तो लेंच आपको इमेजिन करना है कि आप लेंचो हो, उसके ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी थी। ठीक है, अपने थॉट्स के ऊपर जब आपको पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था, मतलब एक तरीके से चोरों का समूह। ठीक है, चोरों का ग्रुप्स।
या फिर ठगों का ग्रुप्स क्यों कहा था, ठीक है। देखो आंसर है लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ पर जो आपको आंसर राइटिंग जब भी आपको लिखना है तो आपको क्वेश्चन में से ही पहली लाइन जो है वो उतार देनी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है कि क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट है लेंचो, ठीक है, तो लेंचो से स्टार्ट कर देना और यहाँ पर पूरा जो है यही आंसर में पहला लाइन सेम टू सेम नीचे लिख देने का है, ठीक है। देखो ये रहा, द लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ तक आपको सेम लाइन लिख देना है, जो क्वेश्चन में लिखा गया है वही लाइन लिख देना है, ठीक है। ये रहा, ये बस याद रखना, ये जो कॉल फर्स्ट फॉर्म में लिखा है आपको सेकंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में लिखना है जो कि हो जाएगा कॉल्ड, ठीक है। चलो देखो, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, क्यों कहा था? बिकॉज ही थॉट दैट दे हैड स्टोलन पार्ट ऑफ द मनी सेंड बाय गॉड। क्योंकि उसको लगा था कि जो बाकी के पैसे बचे हुए थे, जो गॉड ने पैसे सेंड किए थे, वो उन्हीं लोगों ने चुराए होंगे, ठीक है। ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos बट रिसीव्ड ओनली 70। और उसने 100 pesos की डिमांड करी थी, उसे 100 pesos ही चाहिए थे, बट उसको 70 pesos ही मिले थे। सिंस ही बिलीव दैट गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक। क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ही एज्यूम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रिमेनिंग 30 pesos। और इसलिए उसने एज्यूम कर लिया था, मतलब उसने मान लिया था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं लोगों ने बाकी के बचे 30 pesos चुराए होंगे। इसीलिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, मतलब चोरों का समूह कहा था। तो लेंचो ने एम्प्लॉयज़ को चोर ही कहा था कि सब के सब चोर हैं और उन्हीं लोगों ने मेरे पैसे चुराए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेंचो कॉल्स द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम सो। तो लेंचो ने रेनड्रॉप्स को यानी बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था, ठीक है। न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको दूसरे तरीके से भी पूछते हैं, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की जो बूंद है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, किससे तुलना की गई है और क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर, ये दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो। लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को यानी बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहा था। He compared the big drops to 10 cents and the small ones to 5 cents। जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसको 10 सेंट से कंपेयर किया था, ठीक है, और जो छोटी छोटी बूंदें थी, ठीक है, उसको 5 सेंट से। He called them so because the rain would help his crops grow। अब उसने ऐसा इसलिए कहा था कि जो बारिश होती है वो उसकी फसल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। बारिश की वजह से ही उसकी क्रॉप्स यानी फसल जो है वो ग्रो होती है, गिविंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, और उसको काफ़ी अच्छी खासी फसल देती है, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी टू हिज फैमिली, और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी समृद्धि भी लाती है। तो कहने का मतलब यह है कि बारिश की वजह से ही उसकी काफ़ी अच्छी खासी फसल होती है, जिससे उसके घर में खुशियाँ आती है, खाने के लिए अनाज आता है, ठीक है। तो बारिश की वजह से ही होता है, इसलिए उसने बारिश को न्यू कॉइन से कंपेयर किया था और बड़ी बूंद को यानी बड़े बड़े ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट से कंपेयर किया था और छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट से कंपेयर किया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आइडियाज डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें पूछा गया है कि जो नेल्सन मंडेला है उसने अपने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडियल सेट किया था, क्या आदर्श स्थापित किया था। कहने का मतलब है क्या मैसेज देना चाहते थे, कैसा वो फ्यूचर देखना चाहते थे साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल। तो वो लिबरेट करना चाहते थे, मतलब आज़ाद करना चाहते थे लोगों को। किससे आज़ाद करना चाहते थे? देखो, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड सफरिंग। वो गरीबी के बंधन से, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, ठीक है। तो गरीबी के बंधन से वो मुक्त करना चाहते थे, आज़ाद करना चाहते थे। डेप्रीवेशन मतलब होता है अभाव, कमी, जो उनके देश में शिक्षा की कमी थी, रोज़गार की कमी थी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में ये सब चीज़ें कोई कमी थी, तो इन सब चीज़ों से वो उनको आज़ादी दिलानी थी। और सफरिंग, जो वहाँ पर दुख कष्ट जो वो झेल रहे थे, जो पीड़ा दर्द वो झेल रहे थे, है ना, तो उनसे वो आज़ादी दिलाना चाहते थे, ठीक है।
He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender और racial origin। और वो एक ऐसा आइडियल सेट करना चाहते थे अपने सोसाइटी के लिए जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो जेंडर के बेस पे और ना ही नस्ल के बेस पे, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वो ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, ना तो लिंग के आधार पर और ना ही नस्ल के आधार पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डस मंडेला मेंशन। तो ये क्वेश्चन है, ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो दो कर्तव्य होते हैं। नेल्सन मंडेला ने वो दो कर्तव्य कौन कौन से मेंशन किए हैं वो बताने हैं। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। तो नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया है कि हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला तो होता है उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहली जो जिम्मेदारी होती है वो अपने पेरेंट्स के प्रति होती है, फैमिली के प्रति होती है, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होती है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, और जो दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है, दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो अपने लोगों के लिए होती है, अपनी कम्युनिटी के लिए होती है और अपनी कंट्री के लिए होती है, ठीक है। तो दो कर्तव्य या दो जिम्मेदारियाँ होती हैं हर इंसान की, वो एक तो फैमिली के प्रति, दूसरे है अपने कंट्री के प्रति। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड लेंचो बिकम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो जो लेंचो था वो इतना गुस्सा क्यों हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है, तो ठीक है, जब उसने पैसे गिने थे तो वो गुस्सा क्यों हो जाता है। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज द मनी वॉज नॉट 100 pesos विच ही हैड डिमांडेड। तो लेंचो जो था वो गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किए थे तब उसको 100 पेसोस नहीं मिलते हैं, ठीक है, जितने उसने डिमांड करी थी। इट वॉज ओनली 70 पेसोस, और उसको कितने रिसीव होते हैं, 70 पैसों से रिसीव होते हैं। ही हैड फर्म फैथ इन गॉड, और उसका जो विश्वास था गॉड में वो काफ़ी अटूट विश्वास था। मोर ओवर ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट। इसके अलावा वो ये भी जानता था कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके रिक्वेस्ट को कभी डिनाई कर सकते हैं। जो उसने रिक्वेस्ट किया था 100 पेसोस को लेकर के, गॉड कभी भी उसके रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। गॉड अगर उसको पैसे देंगे तो पूरे ही पैसे देंगे। तो ये विश्वास था लेंचो को, जो कि काफ़ी अटूट विश्वास था, ठीक है। तो इसीलिए वो जो पूरा का पूरा जो शक होता है वो किस पे जाता है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर जाता है, और उन लोगों को लेंचो चोरों का समूह कहता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो नेशनल मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए थे शपथ समारोह में, उन लोगों को थैंक यू किस लिए कहा था, ठीक है, उन लीडर्स को। तो ये क्वेश्चन है, देखो, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब जो नेल्सन मंडेला थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज महसूस हुआ था, काफ़ी सम्मानित या फिर गर्व महसूस हुआ था जब उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को वेलकम किया था अपने शपथ समारोह में, ठीक है। जब शपथ समारोह चल रहा था तब इंटरनेशनल लीडर्स आए थे तो उनको थैंक यू कहा था और काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस किया था। क्यों किया था, देखो, बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। तो काफ़ी लंबा अरसा नहीं हुआ था तो जब साउथ अफ्रीका जो था वो उसको काफ़ी आउटलॉस समझा जाता था। आउटलॉस का मतलब होता है अपराधी या फिर बाहर का व्यक्ति। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को ही, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, अपराधी समझा जाता था। तो इसीलिए इंटरनेशनल लीडर्स, जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली तो इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए थे शपथ समारोह में। तो इसलिए नेल्सन मंडेला काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। तो इसीलिए उन्होंने थैंक यू कहा था उन सभी लोगों को जो उस हिस्टोरिकल सेरेमनी में, जो ऐतिहासिक सेरेमनी में आए थे, उनके साक्षी बने थे। तो उन सबको थैंक यू कहते हैं जो जो लीडर्स वहाँ पर आए थे, ठीक है। दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। तो ये एक तरीके से जेस्चर था, ठीक है, कि इंटरनेशनल लीडर्स आए थे और अपने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने आए थे। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान देने, मान्यता देने। तो वो मान्यता देने आए थे, ठीक है। किसको देने आए थे,
अ न्यू बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन को, मतलब एक जो नया देश बन गया था, एक फ्री जो आज़ाद देश बन गया था, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक देश, तो उस देश को यानी कि साउथ अफ्रीका को रिकॉग्निशन देने आए थे, ठीक है। एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और ये एक कॉमन विक्ट्री मानी गई थी, ठीक है, जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। तो ये सबके लिए एक जीत थी, ठीक है, जितने भी वो लोग आए थे तो इसलिए आए थे ताकि वो बताना चाहते थे कि अब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका है और एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड नेल्सन मंडेला सेड द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो ओप्रेस्ड व्यक्ति होता है, मतलब जिसको सताया गया होता है, जिसके ऊपर अत्याचार किया गया होता है, ठीक है, वो व्यक्ति, जिसको दबाया जाता है वो व्यक्ति, और दूसरा वो व्यक्ति जो ओप्रेसर होता है, जो दबाता है, जो अत्याचार करता है, ठीक है, वो व्यक्ति। तो ये दोनों व्यक्तियों से ही उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है, मतलब इंसानियत छीन ली जाती है। तो ऐसा क्यों कहा था? तो नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा था, इसका आंसर देखो। नेल्सन मंडेला said so because the oppressed were robbed when they suffered all that was against humanity। तो नेल्सन मंडेला ने ऑपरेस्ड व्यक्ति के लिए कहा था कि जो ऑपरेस्ड व्यक्ति होता है, जिसको दबाया जाता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। और कब खत्म हो जाती है? जब वो काफ़ी सफ़र करता है, उसके साथ काफ़ी अत्याचार होता है, उसको दबाया जाता है, उसको पीटा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हिंसा बढ़ जाती है, उसके अंदर नफरत बढ़ जाती है, और उसके अंदर से जो इंसानियत है वो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अत्याचार झेल रहा होता है, ठीक है। तो एक तो ऑपरेस्ड व्यक्ति के अंदर से, जो ऑपरेस्ड व्यक्ति होते हैं उनके अंदर से इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, एंड द ऑपरेसर हैड टू किल द गुड ह्यूमन बीइंग विद इन हिमसेल्फ। और जो ऑपरेसर व्यक्ति होता है, जो दबाने वाला व्यक्ति होता है, जो अत्याचारी होता है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर अच्छे इंसान को ख़त्म कर देता है, ठीक है। जो गुड ह्यूमन होता है ना, अच्छा इंसान, उसको ख़त्म कर देता है बिफोर डूइंग एनीथिंग क्रूल टू द अदर पर्सन। और वो कब करता है? वो जब करता है जब वो किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करने वाला होता है, उससे पहले वो अपने अंदर जो अच्छा इंसान होता है उसको ख़त्म कर देता है। किसी को टॉर्चर करने से पहले, किसी को दबाने से पहले वो अपने अंदर से अच्छे इंसान को मार देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेस्ड व्यक्ति और ऑपरेसर व्यक्ति दोनों ही जो है अपने अंदर से ह्यूमैनिटी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है, हाउ डिड यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो क्वेश्चन 9 पूछा गया, जो यंग सीगल है उसकी फैमिली ने उसकी पहली उड़ान को कैसे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो यंग सीगल कौन? जो समुद्री पक्षी था, जो उड़ने से डरता था, तो वो फाइनली उड़ना सीख जाता है, और उसके बाद उसकी फैमिली सेलिब्रेट करती है। तो कैसे सेलिब्रेट करती है, ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है, व्हेन द यंग सीगल फाइनली स्टार्टेड फ्लाइंग एंड ओवरकेम हिज फियर। तो जब यंग सीगल जो है वो आखिरकार उड़ना सीख जाता है और वो उड़ने लग जाता है, और ओवरकेम हिज फियर, और अपने डर पर काबू पा लेता है, हिज फैमिली स्क्रीम्ड विद जॉय एंड अराउंड हिम। तो उसकी जो फैमिली होती है वो उसके चारों ओर खुशी से चिल्लाने लग जाती है, ठीक है। उसकी फैमिली में खुशी का माहौल आ जाता है, क्योंकि वो उड़ना सीख जाता है। जो यंग सीगल होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, वो उड़ना सीख जाता है और उसने अपने डर पे काबू पा लेता है वो। दे प्रेस्ड हिम एंड ऑफर्ड स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और इसीलिए उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ़ करती है, और उसको डॉग फिश का टुकड़ा देती है। डॉग फिश एक तरीके से एक मछली होती है जो समुद्र में रहती है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा देती है, आउट ऑफ शीर डिलाइट फॉर हिज सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और खुशी से वो उसको डॉग फिश का टुकड़े देती हैं, खाने को देती हैं, और उसकी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए देती हैं कि उसने सफलतापूर्वक उसने प्रयास किया और वो उड़ना सीख गया, उसने डर पे काबू पा लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज मदर। तो जो ये यंग सीगल होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, वो अपनी मदर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, ठीक है, मतलब अपने मदर का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है। पहला तो ये क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के ऐसा दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइल अलोन ऑन द लेज, जब वो चट्टान के किनारे था, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है, और यहाँ पर क्या है, ये नीचे समुद्र है। तो वो जो समुद्री पक्षी होता है वो इस साइड आ जाता है, ठीक है, चट्टान के किनारे। तो चट्टान के किनारे आ जाता है,
हाउ डिड द यंग सीगल ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। तो इसमें पूछा गया है कि जो यंग सीगल होता है वो कैसे ट्राई करता है अपनी फैमिली का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या करता है वो अपनी मदर का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कैसे करता है, पहले में क्या करता है, सेकंड में कैसे करता है। तो इसका मिला जुला करके आंसर ये रहा, ठीक है। देखो इसका आंसर है ही केम स्लोली अप टू द ब्रिंक ऑफ द लेच एंड स्टूड ऑन वन लेग। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे लेच के किनारे आ जाता है। लेच का मतलब होता है चट्टान और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो वो चट्टान के किनारे आ जाता है और स्टूड ऑन वन लेग, और वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। ही हिड द अदर लेग अंडर हिज विंग, और वो इस तरीके से खड़ा होता है जिससे उसका दूसरा पैर छिप जाए, ठीक है। तो वो अपना दूसरा पैर जो है, दूसरा लेग जो है अपने विंग यानी अपने पंख के नीचे वो छिपा लेता है, ठीक है। ही क्लोज्ड वन आई, और वो एक आंख बंद करता है, एंड देन द अदर, और दूसरी आंख भी वो साथ में बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सो रहा होता है, ठीक है। दस ही ट्राइड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज मदर, और ऐसे वो ट्राई करता है अपनी मदर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी फैमिली वाले उसको खाना दे सकें। क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने ठान लिया था कि उसको खाना नहीं देंगे जब तक वो अपने डर पे काबू नहीं पाएगा, जब तक वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने मदर का, अपनी फैमिली का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसको खाना देने के लिए वो ये सब चीज़ें नाटक करता है, ठीक है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मिड टर्म एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए या फिर वन शॉट की वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाल रखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।